हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो निम्मी क्वेश्चन बैंक की इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 120 नंबर क्वेश्चन तक। उससे आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी जो निम्मी क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ है, आईटीआई का कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे MPIT TO का एग्ज़ाम है अभी, NPCIL नरौरा, रावत भाटा, LPSC इसरो का फॉर्म, या कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बेसिकली हम क्या करते हैं, एक वीडियो में 20 क्वेश्चन को लेते हैं, उसके चारों ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्लियर करते हैं। उससे संबंधित और क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन का उत्तर गलत दिया गया है निम्मी में, तो उसको यहाँ पर हम सही करके आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से देखकर क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि जो वीडियोस होती हैं एक दूसरे से, सभी वीडियो आपस में लिंक होती हैं। कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो पिछले वीडियोस में हम क्लियर कर चुके होते हैं, तो बार बार उसको रिपीट नहीं करते, जिससे आपका टाइम बचता है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको आउटपुट मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, Which chisel is used for cutting curve groups? यहाँ पर पूछा गया है घुमावदार या कर्व ग्रुप काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया अपनी पिछली वीडियो में। किसका प्रयोग करते हैं? हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। अगर हमें कर्व घुमावदार ग्रुप काटना है तो किसका प्रयोग करेंगे? तो हम हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करेंगे। अन्य ऑप्शन देखा जाए, फ्लैट चीजल का प्रयोग कब करते हैं? तो बेल्डिंग या कास्टिंग के जो जॉइंट होते हैं वहां से एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के लिए, या कोई लार्ज फ्लैट सरफेस है वहां पर आपको मान लो कोई चिपिंग काम करना है तो उसके लिए फ्लैट चीजल प्रयोग करते हैं। वेब चीजल का प्रयोग करते हैं चैन ड्रिलिंग के बाद। मान लो कोई प्लेट है, उसमें आपने बहुत सारे होल किए हैं, अब होल करने के बाद दो होल के बीच जो मटेरियल बचता है उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर प्रयोग की जाती है वेब चीजल। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कब करते हैं? तो कोई कीवे है या स्लॉट है, ग्रूव है, उसको काटने के लिए प्रयोग किया जाता है क्रॉस कट चीजल का। एक और पूछा जाता है डायमंड पॉइंट चीजल, जिसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है कोई भी आपका कॉर्नर है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक कॉर्नर है, यहाँ पर कॉर्नर पर मटेरियल को स्क्वायर करना है तो इसके लिए प्रयोग करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पज? मार्किंग के उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले हैमर का वजन कितना होता है? तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि मार्किंग के लिए कौन सा हैमर प्रयोग किया जाता है। तो मार्किंग के लिए प्रयोग करते हैं बॉल पिन हैमर का। वेट कितना रखा जाता है? तो मार्किंग के लिए जो हैमर प्रयोग करते हैं उसका वेट रखा जाता है 250 ग्राम। ये आपको क्लियर होना चाहिए। कौन सा हैमर प्रयोग करते हैं? बॉल पिन हैमर प्रयोग करते हैं। वजन कितना होता है? 250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग? अगर डायगोनल फाइलिंग कर रहे हैं उस समय अगर आप इम्प्रॉपर मेथड फॉलो करते हैं, सही से यहाँ पर आप मेथड फॉलो नहीं करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? तो डायगोनल फाइलिंग, सबसे पहले मान लीजिए ये आपकी कोई क्या है, जॉब की सरफेस है जिसपे हमें क्या करनी है, फाइलिंग करनी है। डायगोनल मतलब हो गया है विकर्ण के रूप में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइलिंग को इस कोने से इस कोने पर हम फाइलिंग करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, इस कोने से इस कोने पर। तो कुछ इस प्रकार की जो विकर्ण के रूप में फाइलिंग की जाती है इसको हम कहते हैं डायगोनल फाइलिंग। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि प्रॉपर यहाँ पर आपका बैलेंस होना चाहिए, ठीक से यहाँ पर आपको स्ट्रोक मेंटेन करना है। अगर सही से मेंटेन नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी सरफेस फिनिश होती है ठीक से नहीं आती है, ज़्यादा कहीं पर स्क्रैच हो जाता है, कहीं पर थोड़ा सा उभार आ जाता है, कहीं पर थोड़ा सा आपका वहाँ पर डिगिंग हो जाता है, तो सरफेस एक समान रूप से फिनिश नहीं हो पाती है। तो इसे हम कहते हैं अनइवन सरफेस फिनिश, असमान फिनिश सतह। तो अगर डायगोनल फाइलिंग में सही से फाइलिंग नहीं करते हैं तो ये दोष देखने को मिलता है। डायगोनल फाइलिंग के द्वारा रैपिडली यहाँ पर मटेरियल को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा इफेक्टिव मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
Which chisel is used to remove excess metal from welded joint and casting? तो अभी हमने अपने आज के पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कौन सी चीजल होती है जिसका प्रयोग करते हैं वेल्डिंग और कास्टिंग से एक्स्ट्रा मेटेरियल रिमूव करने के लिए, तो कौन सी होती है, फ्लैट चीजल होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैट चीजल। बाकी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है तो इस पर ज़्यादा टाइम देंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। यहाँ पर आपको फाइल दिखाई गई है, पूछा जा रहा है कि कौन सी फाइल यहाँ पर आपको दिखाई गई है, तो क्लियर होना चाहिए ये कौन सी फाइल है। तो इसको कहा जाता है रोटरी फाइल, जो कि स्पेशल टाइप के साइन के रूप में पाई जाती है। तो ये कौन सी होती है, रोटरी फाइल होती है, ये स्पेशल फाइल के अंतर्गत आती है। रोटरी फाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो डाई सिंकिंग के लिए या फिर मोल्ड बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रोटरी फाइल का प्रयोग किया जाता है। अदर फाइल पूछा जाए जैसे टिंकर फाइल है, तो ये सभी क्या है, स्पेशल फाइल है। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन होते हैं स्पेशल फाइल से कम 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। टिंकर फाइल का प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल बॉडी की टिंकरिंग के बाद फिनिशिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बैरेट फाइल है, कोई शार्प कार्नर है उसको फिनिश करने के लिए यूज किया जाता है। क्रॉसिंग फाइल है तो इसे फिश बैग फाइल के नाम से जानते हैं। हाफ राउंड फाइल के जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई चाक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल। तो इस क्वेश्चन को भी हमने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको बताया था कि फाइल के फेस पर हम चाक लगाकर यूज क्यों करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक दोष होता है पिनिंग ऑफ फाइल। क्या होता है, पिनिंग ऑफ फाइल। फाइलिंग करते समय बेसिकली जो मेटल के चिप्स होते हैं वो फाइल के दांतों के बीच क्या आ जाते हैं, फंस जाते हैं। मान लो आपकी ये सिंगल कट फाइल है, ये आपके दांते हैं, ठीक है। और फाइलिंग करते समय यहाँ पर आपके कुछ मेटल के कड़ाके क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, जिसे हम पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, सरफेस पर स्क्रैच आता है, सरफेस फिनिश अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम किसी सॉफ्ट मेटल की फाइलिंग कर रहे होते हैं तो उस समय उसका जो पेनिट्रेशन है कम करने के लिए, जिससे ज़्यादा पेनिट्रेट ना करें और यहाँ पर चिप्स इसमें बीच में इसके बिटवीन में ना फंसें, तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फाइल के फेस पर हम चाक लगाकर इसको प्रयोग करते हैं, जिससे पिनिंग ऑफ फाइल को रोका जा सके और यहाँ पर सरफेस आपकी अच्छी से फिनिश हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग। पेनिट्रेशन और पिनिंग को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए। जो हेक्सा ब्लेड होती है, ठीक है, इसमें पिच बेसिकली क्या होती है, तो पिच का मतलब हो गया नथिंग बट जो 2 दांते होते हैं इसके बीच कितनी दूरी है, यही आपकी क्या है, पिच होती है। ये आपका एक दांता हो गया, ये दूसरा दांता हो गया, इसके बीच कितनी दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं, पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड के नाम से जानते हैं। अब अकॉर्डिंग टू गैप के अनुसार कई सारी होते हैं, जो बेसिकली जो 2 यहाँ पर पूछी जाती है। एक होता है आपका 0.8 mm पिच हेक्सा ब्लेड, जिसे हम फाइन पिच हेक्सा ब्लेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है 1.8 mm पिच वाली हेक्सा ब्लेड, जिसे हम कोर्स पिच हेक्सा ब्लेड के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो जो 0.8 mm वाली पिच हेक्सा ब्लेड होती है, जिसे हम फाइन पिच हेक्सा ब्लेड के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है कोई हार्ड मटेरियल है उसकी कटिंग के लिए, कोई पाइप है उसकी कटिंग के लिए, कोई ट्यूब है उसकी कटिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 1.8 mm वाली जो हेक्सा ब्लेड की पिच होती है, कोर्स पिच हेक्सा ब्लेड, इसे प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट मेटल की कटिंग के लिए, जैसे ब्रास हो गया, ब्रांज हो गया, कास्ट आयरन हो गया, तो इसकी कटिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। या लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया है तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में ही हेक्सा ब्लेड, जैसे मान लो हेक्साइन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही 1-2 स्ट्रोक के बाद क्या होती है, हेक्सा ब्लेड टूट जाती है। तो कारण क्या होता है कि वहां पर आपका मटेरियल का जो सेक्शन होता है छोटा होता है, कोई पतला जाब है और आपने कोर्स पिच हेक्सा ब्लेड किया तो प्रॉपर वहां पर दांते संपर्क में नहीं आते हैं, ठीक, जिससे हेक्सा ब्लेड टूट जाता है। हेक्साइन करते समय कम से कम 3 से 4 दांते आपके सरफेस के संपर्क में होने चाहिए। अब यहाँ पर जो पूछा गया है कि फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कहाँ किया जाएगा, तो कटिंग कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब। कोई कंड्यूट पाइप है उसकी कटिंग के लिए, अदर थिन ट्यूबिंग है उसकी कटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट मेटल के लिए आपकी 1.8 mm कोर्स पिच, और हाई स्पीड हो गया यहाँ पर हाई कार्बन या आपकी नॉर्मल जो हो गई 1.4 mm या 1 mm पिच वाली हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.25। M10 इंटू 1.25 के लिए टैप ड्रिल के लिए आप टैप ड्रिल साइज का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि M10 इंटू 1.25 का मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है M का मतलब क्या है, तो M होता है मेट्रिक। ये दर्शाता है कि जो ये थ्रेड है ये किसका नॉमेनक्लेचर है, तो ये मीट्रिक थ्रेड के बारे में बता रहा है। 10 यहाँ पर क्या है, तो 10 बेसिकली उस थ्रेड का क्या है, लार्ज डायामीटर है, ठीक है। 1.25 क्या है, तो 1.25 उस थ्रेड की क्या है, पिच है। पिच नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू थ्रेड, करस्पॉन्डिंग थ्रेड। अब कैलकुलेट करना है आपको टैप ड्रिल साइज। तो टैप ड्रिल साइज कैलकुलेट करने के लिए TDS मीन्स टैप ड्रिल साइज, इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है टैप साइज मतलब जो मेजर डायमीटर दिया गया है माइनस 2 इंटू डी, और डी मतलब होता है यहाँ पर डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो अगर आपको डेप्थ ऑफ थ्रेड क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो डी बराबर होता है पिच के टर्म में, अगर मेट्रिक थ्रेड की बात की जाए तो 0.61 इंटू पिच हो जाती है, और यही अगर आपकी ब्रिटिश थ्रेड है तो ये हो जाती है 0.634 इंटू आपकी पिच। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 0.63 आप मान लीजिए, तो 0.61 मेट्रिक के लिए हो गया, 0.63 आपका ब्रिटिश के लिए हो गया। अब ये क्या होती है, ये होती है 100% एक्यूरेट थ्रेड काटने के लिए। अगर यहाँ से आप निकालो तो 10 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है 2 इंटू, अब यहाँ पर डेप्थ नहीं दी गई है तो पिच वाला फार्मूला यूज करेंगे। 0.61 इंटू आपकी क्या है, पिच है 1.25 mm। जब यहाँ पर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो पहले 1.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2.5 हो जाएगा। फिर उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये टोटल आपका निकल के आ जाएगा 1.525। उसको 10 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ निकल के आ जाएगा 8 पॉइंट आपका समथिंग 475 आपका निकल के आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करते हैं 100% के लिए। तो अगर आपको एग्जाम में दिया गया है ऑप्शन में 8.5 mm, तो ये हो जाएगा 100% थ्रेड के लिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपका पूछ रहा है 60% कोर्स थ्रेड के लिए। तो कोर्स थ्रेड के लिए क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ पर जो आपका मेजर डायमीटर दिया जाता है, ठीक है, तो मेजर डायमीटर क्या है 10 है, इसमें से हम क्या करते हैं डायरेक्टली पिच को माइनस कर देते हैं। तो पिच क्या है 1.25 है, ठीक है, पिच क्या है आपकी 1.25 है, इसको आप माइनस कर दो तो आपके पास कितना निकल के आएगा, आपके पास निकल के आएगा 8.75 mm। लेकिन यहाँ पर आपको 8.75 टिक नहीं करना है। क्यों टिक नहीं करना है, इसको टिक करोगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ड्रिल होती हैं ये एक स्टैंडर्ड साइज में पाई जाती हैं, आपकी कोई भी ऐसा रैंडम साइज में नहीं मिलता, जैसे 8, 8.1, 8.2, 8.3 इस प्रकार से पाई जाती है। एक आपका डेसिमल के 1 डिजिट तक ही बेसिकली आपका पाया जाता है, ठीक है, तो हर एक साइज में आपका नहीं पाया जाता। तो एक स्टैंडर्ड डिजिट के लिए 8.75 आपका नियर बाई देखना क्या है, तो 8.75 के नियर बाई आपको थोड़ा सा इसको प्लस कर लेना है, 8.8 में हम यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक। अगर 8.75 से कम होता तो 8.7 टिक करते, लेकिन 8.75 या इससे एबव है तो हम 8.8 को टिक करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिहाइंड फ्लूइड्स इन ड्रिल। तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात की जाए ड्रिलिंग मशीन की, ड्रिल में तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ड्रिल में यहाँ पर बेसिकली जो फ्लूट कटे होते हैं, अब फ्लूट के पीछे जो भाग आपका बचा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेब होता है, ठीक। फ्लूट के जो पीछे वाला भाग होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको बेब के नाम से जानते हैं। और बेसिकली क्या होता है, किसी भी ड्रिल बिट की स्ट्रेंथ को दर्शाता है, ठीक है। बेब से क्या पता चलता है, हमें उस ड्रिल बिट की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, और ये नीचे की तरफ जैसे जैसे आते हैं हम पॉइंट की तरफ पतला होता जाता है, और ऊपर की तरफ जो इसकी मोटाई होती है वो बढ़ती जाती है। लिप आप सभी को पता है, जो ये नीचे यहाँ पर ये आपका जो कटिंग फेस होता है लिप हो गया, इसके बीच का जो एंगल होता है पॉइंट एंगल हो जाता है। पॉइंट आपका लास्ट वाला पार्ट हो गया, सैंक आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया, जिससे हम होल्ड करके ड्रिल को बेसिकली स्पिंडल में या फिर स्लीप सॉकेट में होल्ड करके इसको ड्राइव किया जाता है। 13 mm तक के जो ड्रिल होते हैं स्ट्रेट सैंक में पाए जाते हैं। उसके बाद के जो ड्रिल होते हैं मोस्ट टेपर में पाए जाते हैं। MT1 to MT5 यहाँ पर टेपर दिया जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेबल
प्रोटेक्टर, यहाँ पर एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आपको दिखाया गया है और पूछा जा रहा है कि इसकी रीडिंग कितनी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बेसिकली क्या है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आपका एक एंगुलर मेजरिंग या कह सकते हो मेजरिंग, चेकिंग या मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली हम प्रयोग करते हैं इसको चेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जब हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो दो चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आपकी डेटम सरफेस है उसके कांटेक्ट में आपका स्टॉक आता है और जिस सरफेस में मेजर ले रहे होते हैं उसके संपर्क में आपका ब्लेड आता है। अब ये आपका अगर ये जो एरो है ये लेफ्ट डायरेक्शन में दिखाया गया है तो लेफ्ट डायरेक्शन में दिखाने का मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल को मेजर कर रहा है। ठीक है, किसको मेजर कर रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल को मेजर कर रहा है। अगर यही आपका किस डायरेक्शन में दिखाया होता? राइट डायरेक्शन में दिखाया होता तो ये किसको मेजर कर रहा होता? ये एक्यूट एंगल को मेजर कर रहा होता। तो जब भी आपका ये राइट डायरेक्शन में दिखाया जाता है तो जो भी यहाँ पर रीडिंग होती है वो आपकी डायरेक्ट रीडिंग वही उत्तर हो जाता है। लेकिन इस केस में जब आपका ये लेफ्ट डायरेक्शन में आता है, ऑब्ट्यूज एंगल के केस में आता है, तो यहाँ पर जो रीडिंग आती है आपकी उसको 180 डिग्री में से हमको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। देख लेते हैं रीडिंग कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप मेन ग्रेजुएशन देखो तो ये हो गई आपकी 20 हो गई। ठीक है, 20 के बाद 21, 22, 23, यहाँ पर कितना हो गया? 23 आपका मेन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप वर्नियर की रीडिंग देखो तो कौन सा यहाँ पर लाइन मैच कर रहा है? तो इसके लिए इन्होंने दिया है कि आपका 30 वाला लाइन मैच कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 23 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 30 डिग्री एंड 23 डिग्री एंड 30 मिनट। एक बार इसको अच्छे से लिखते हैं। आपको करना क्या है? 180 में से माइनस करना है। किसको माइनस करना है? तो यहाँ पर जो आपका मेन रीडिंग है वो क्या है? 23 डिग्री है। ठीक, 23 डिग्री लिख लीजिए। और यहाँ पर वर्नियर में क्या है? तो वर्नियर में आपका 30 मिनट दिया गया है। ठीक है, तो 23 डिग्री और 30 मिनट को आपको किससे माइनस करना है? तो यहाँ पर आपको माइनस करना है 180 डिग्री में से। अब आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप क्या लिखोगे? 179 डिग्री लिख लेना और बगल में यहाँ पर आपको क्या लिख लेना? 60 मिनट लिख लेना, चूंकि मिनट में है माइनस करने के लिए ईजी होगा। फिर मिनट के नीचे आप मिनट की वैल्यू लिख लीजिए और डिग्री के नीचे क्या लिख लीजिए? डिग्री की वैल्यू लिख लीजिए। फिर आप इसको इजीली माइनस कर सकते हो। 60 में से 30 गया तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा? 30 मिनट बचेगा। 9 में से आपका 3 गया, कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 में से 2 गया, आपका कितना बचेगा? 5 बचेगा। 1 रह जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 157 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी दिया गया है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 157 डिग्री 30 मिनट इसका करेक्ट आंसर है। यही अगर आपका किस डायरेक्शन में होता? राइट डायरेक्शन में होता तो जो भी यहाँ पर डायरेक्ट रीडिंग दी गई थी वही उसका करेक्ट उत्तर हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which part of outside micrometer ensure ये यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग फेसेस, मेजरिंग सरफेस। जब आप बात करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर की तो यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर में यहाँ पर आपका क्या लगा होता है? एनविल लगा होता है। यहाँ पर स्पिंडल लगा है, तो एनविल और स्पिंडल के बीच जो जॉब हमको मेजर करते हैं तो उस पर यूनिफॉर्म प्रेशर के मतलब एक समान रूप से दबाव देने के लिए कौन सा माइक्रोमीटर का पार्ट होता है जिसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका रैचेट स्टॉप, जो सबसे एंड में लगा होता है यहाँ पर। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? यूनिफॉर्म प्रेशर एक समान रूप से दाब देते हैं। अगर यहाँ पर हम क्या करें, ऊपर वाले जो आपका नलिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है, स्लीव बैरल वाला पार्ट, उससे हम क्या करते हैं? घुमाते हैं थिम्बल वाले पार्ट से, तो उससे क्या होता है? इमीडिएट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेशर लगता है। तो इससे बचने के लिए हम इसके द्वारा नहीं घुमाते थिम्बल से, डायरेक्टली क्या करते हैं? जब थोड़ा कॉन्टेक्ट में पास में आ जाता है तो हम रैचेट स्टॉप से इसको ऑपरेट करते हैं। जब 3 से 4 बार चट चट की आवाज़ आए तो वही आप रोक देते हैं वहीं पर और रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। तो स्पिंडल और एनविल के बीच, जॉब के बीच एक समान रूप से प्रेशर को इंश्योर करने के लिए किसका यूज होता है? रैचेट स्टॉप का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which part of the vernier height gauge is an integral part of the main slide?
तो यहाँ पर बात की गई है आपकी वर्नियर हाइट गेज की। सबसे पहले पता होना चाहिए वर्नियर हाइट गेज की लीस्ट काउंट कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 0.02 mm। ये आप मान लो क्या है वर्नियर हाइट गेज का मेन आपका बीम है। अब पूछा क्या गया है जो आपकी मेन स्लाइड होती है, तो बीम पर यहाँ पर आपकी क्या होती है मेन स्लाइड होती है। मेन स्लाइड में क्या लगे होते हैं, जॉस लगे होते हैं, और इसी जॉस में यहाँ पर क्या होता है स्क्राइबर को पकड़ा जाता है, जिस स्क्राइबर के द्वारा यहाँ पर हम मार्किंग कर रहे होते हैं। तो अगर बात किया जाए कि आपकी जो मेन स्लाइड है इसका इंटीग्रल पार्ट अभिन्न हिस्सा कौन सा है, तो इसका अभिन्न हिस्सा होता है जॉस, जिसमें यहाँ पर आपको क्या करना होता है स्क्राइबर को होल्ड करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉ। अब कई बार पूछा जाता है वर्नियर हाइट गेज को हम किसके द्वारा स्पेसिफाई करते हैं, तो उसकी बीम की हाइट के द्वारा। उसकी बीम की हाइट कितनी है, उसमें कितना ग्रेजुएशन, कितना वो मैक्सिमम जा सकता है, वही उसका क्या होता है स्पेसिफिकेशन होता है, उसी के द्वारा उसको स्पेसिफाई किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पे माइक्रोमीटर काम करता है। तो आप सभी को पता है जो माइक्रोमीटर की स्पिंडल होती है, ठीक है, जो अंदर यहाँ पर स्पिंडल लगी होती है, इसमें बेसिकली 0.5 mm, ठीक है, 0.5 mm की पिच की थ्रेड कटी होती है, ठीक है, 0.5 mm की क्या होती है पिच की थ्रेड कटी होती है। और यहाँ पर आपका एक नट होता है जिसमें क्या करती है स्लाइड करती है। जब हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको आपका बेसिकली रेचेट स्टॉप के द्वारा या कह लीजिए थिम्बल के नर्लिंग पार्ट के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, तो इस नट के द्वारा क्या करती है गुजरती है। तो जब आपका थिम्बल पूरा एक रोटेशन घूमता है तो स्पिंडल क्या होती है 0.5 mm आगे की तरफ बढ़ती है। तो बेसिकली ये किस प्रकार का मैकेनिज्म हो गया, ये आपका नट एंड बोल्ट या कह लो स्क्रू एंड नट का ये प्रिंसिपल हो गया। अब 0.5 mm कब आगे बढ़ती है, जब आपका 50 ग्रेजुएशन ये तय करता है थिम्बल, तो इसीलिए 0.5 को 50 से डिवाइड करके इसकी लिस्ट काउंट हम कितनी निकालते हैं 0.01 mm इसकी लिस्ट काउंट हो जाती है माइक्रोमीटर की। रैक एंड पिनियन की बात की जाए तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये होता है रैक और पिनियन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाई डेप्थ माइक्रोमीटर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा हम अधिक या फिर मतलब ज़्यादा गहराई वाली लंबी गहराई वाली रेंज को कैसे मेजर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका ये डेप्थ माइक्रोमीटर होता है जो रिवर्स डायरेक्शन में इसकी ग्रेजुएशन बनी होती हैं, तो इसमें एक प्रोविजन होता है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन रॉड, ठीक है। ये जो सबसे नीचे आपका जो मेजरिंग वाला जिसे आप स्पिंडल कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जो कांटेक्ट में आता है मेजरिंग सरफेस के, ये क्या होता है एक्सटेंशन रॉड के द्वारा इसकी क्या कर सकते हैं हम रेंज को बढ़ा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइज में यहाँ पर एक्सटेंशन रॉड उपलब्ध होती हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा इक्विप्ड विथ ये सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड। एक्सटेंशन रॉड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई बेसिकली ब्लाइंड होल है उसकी डेप्थ को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एन इंच माइक्रोमीटर। यहाँ पर आपको 1 इंच में माइक्रोमीटर दिखाया गया है और पूछ रहा है कि इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि ये आपका क्या है इंच वाला है, जो भी ब्रिटिश का है इसकी रीडिंग कितने आएगी इंच में आएगी। देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर क्या हो गया आपका मेन हो गया, तो 0.7 लिख लेंगे आप, ठीक है, जो कि 0.1 से मल्टीप्लाई करना होता है मेन स्केल को। फिर यहाँ पर इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें जैसे हर एक के बीच में एक उसका क्या है इंटरसेक्शन मिडिल वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर 6 और 7 के बीच में 6.5 हो गया, 7 और 8 के बीच में 8.5, मतलब क्या हो गया 0.5 आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो 0.5 है मतलब 0.5 इसमें और जोड़ देते हैं। फिर 0.5 के बाद यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। एक बार इसको आपको अच्छे से क्लियर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेन स्केल का कितना हो गया 0.7 हो गया, ठीक है, क्योंकि 7 को हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी सब स्केल है वो कितनी है 5 है, ठीक है, 0.5 है। तो इसको कैसे लिखना होता है आपका 0.01 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो गया 0.5 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है आपकी ये जो नीचे वाली रीडिंग है, ठीक है, क्या दर्शाती है 0.25 को दर्शाती है। तो ये क्या हो जाएगा 0.025 हो जाएगा, ठीक है, 0.025 हो जाएगा।
अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं वर्नियर की कौन सी ग्रेजुएशन मैच कर रही है, तो 10, 11 और एक यहाँ पर 12 वाली रीडिंग कौन सी मैच कर रही है, 12 वाली। तो उसको उसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.001 उससे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0 पॉइंट यहाँ पर कितना है, 12 है, तो 012 आ जाएगा। ठीक है, 0.012 यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये वाला आपका नहीं होगा, 0.012 आ जाएगा ये। तो टोटल जब आप यहाँ पर तीनों को जोड़ोगे चारों को तो 5 2 7 आ जाएगा, 5 2 7 और एक ये हो गया आपका 8 और फिर ये हो गया आपका 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.787। करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, 0.787 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, किसमें, इंच में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which part of the Babel protector contact with the inclined surface while measuring? मापने के दौरान बेबल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में आता है। तो जब भी आप वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर के द्वारा या बेबल प्रोटेक्टर के द्वारा मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें बेसिकली दो भाग होते हैं, एक होता है स्टॉक, एक होता है ब्लेड। तो स्टॉक हमारा किसके संपर्क में आता है, ये होता है डेटम सरफेस के संपर्क में, जो आपका रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है। और ब्लेड हमारा जिस भी जॉब की हम मेजरिंग कर रहे होते हैं तो उसके संपर्क में आता है हमारा ब्लेड वाला पोर्शन, जो इंक्लाइंड सरफेस होती है उसके संपर्क में क्या आता है, ब्लेड वाला यहाँ पर संपर्क में आता है। ठीक, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part in drilling machine is to achieve different speed? ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग है जिसका प्रयोग डिफरेंट स्पीड के लिए किया जाता है। तो इसको हमने एक पिछले वाले वीडियो में अच्छे से क्लियर किया था कि वो कौन सा आपका बेसिकली मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ड्रिलिंग में विभिन्न प्रकार की स्पीड को अचीव किया जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं जो आपकी प्रीवियस वाली वीडियो होती है तो एक दूसरे से लिंक होती है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखते हैं तो कई सारे और कंसेप्ट होते हैं जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने पड़ते हैं और अच्छे से आपका क्लियर हो गया होता है। यहाँ पर टाइम ज़्यादा बच जाता है और कम टाइम में अधिक क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बेसिकली इसका उत्तर हो जाता है स्टेप पुली। इसका उत्तर क्या होता है, स्टेप पुली होता है। ठीक है, स्टेप पुली कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पर आपके हाइट की डिफरेंट डायमीटर की पुली होती है। तो अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंट हाइट पर हम डिफरेंट डायमीटर पर सेट कर देते हैं बेल्ट को, जिससे हमें डिफरेंट यहाँ पर क्या होती है, स्पीड मिलती है। तो ये आपका बेसिकली जो आपकी पिलर ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें सबसे ज़्यादा ये यूज किया जाता है। कौन सा, स्टेप पुली का यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। What is the part mark as X in pedestal grinding? यहाँ पर आपको एक पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन का जो सबसे बेसिकली ऊपर वाला पार्ट है ग्राइंडर का वो दिखाया गया और पूछा जा रहा है कि यहाँ पर X से मार्क किए गए पार्ट को क्या कहते हैं। तो X जो आपका ये पार्ट है तो ग्राइंडिंग करते समय जो भी हम टूल यूज कर रहे हैं उसको इसी पर रखकर इसी पर सपोर्ट दे करके यहाँ पर हम इसके टच में लाते हैं व्हील को, तो इसको हम कहते हैं टूल रेस्ट। जिस भी टूल की ग्राइंडिंग करनी होती है उसको इसी पर रेस्ट करके इसी पर रखकर बेसिकली ग्राइंड किया जाता है। और पार्ट पूछा जाए तो सबसे पहले ये आपका ग्राइंडिंग मशीन का आउटर कवर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी ग्राइंडिंग मशीन की ग्राइंडिंग व्हील हो गई, टूल रेस्ट ये हो ही गया। और यहाँ पर आपकी जो होती है क्या होती है, ग्लास लगी होती है। ठीक है, या व्हील गार्ड आई शील्ड कह सकते हो, जिसके द्वारा ये जो आपके चिप्स होते हैं उसको आंखों में पड़ने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया व्हील गार्ड, ये आपका हो गया व्हील गार्ड, ये हो गया आपका टूल रेस्ट, ये हो गया आपकी ग्राइंडिंग व्हील और इसको आप पूरा कह सकते हो व्हील का गार्ड हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, सॉरी फॉर कंफ्यूजन। ये आपका जो एक्स वाला मार्क किया गया पार्ट है इसे क्या कहते हैं, इसे टूल रेस्ट कहते हैं। इसी पर टूल को रखकर ग्राइंड किया जाता है। ये आपका हो गया आई शील्ड, चिप्स को उड़ने से रोकता है। ये हो गया व्हील को पूरा गार्ड करता है, उसका कवर हो गया। और ये हो गया ग्राइंडिंग व्हील। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। यहाँ पर एक आपको फाइल दिखाई गई है, पूछा जा रहा है ये कौन सी फाइल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इसके दांते कटे हैं वो कैसे हैं, इंडिविजुअल टीथ हैं। ठीक है, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं दांते क्या है, एक दूसरे से अलग अलग हैं, इंडिविजुअल टीथ हैं, ये काफ़ी शार्प और पॉइंटेड टीथ हैं। तो ये कौन सी फाइल हो जाती है, ये होती है रास्प कट फाइल। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वुड हो गया, लेदर हो गया, उसकी फाइलिंग करने के लिए, चमड़े की फाइलिंग करने के लिए, लकड़ी की फाइलिंग करने के लिए रास्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है।
हैंड फाइल बेसिकली इसको हम सेफ एज फाइल के नाम से जानते हैं। इसका एक एज जो किनारा होता है उस पर दांते नहीं काटे जाते हैं, जिससे कि राइट एंगल में जब हमें जॉब को बचाना होता है, एक सरफेस को और एक सरफेस फिनिश होता है, दूसरे को फाइल करना होता है, तो हैंड फाइल का प्रयोग करते हैं। सिंगल कट फाइल, इसमें दांते 60 डिग्री में कटे होते हैं। कर्व कट फाइल, यहाँ कर्व के रूप में इसके दांते काटे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि आज की अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट हैपन्स इफ द वॉइस हैंडल इज ओवर टाइटेंड। अगर वॉइस के हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो ऐसे केस में क्या हो सकता है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर वॉइस के हैंडल को हम ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वॉइस का कौन सा पार्ट डैमेज हो जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपका जो स्पिंडल होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, जो स्पिंडल है ये क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। इसकी पिन भी आपकी टूट सकती है, तो इसलिए कभी भी वॉइस को ओवर टाइट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका काम खत्म हो गया, आप काम कर रहे थे वॉइस पर, आपका काम खत्म हो गया, तो जाते समय भी हमें वॉइस को पूरा टाइट नहीं करना है। ध्यान रखना है कि वॉइस के जो दोनों जॉस होते हैं, मूवेबल जा हो गया और आपका फिक्स जा हो गया, इसके बीच थोड़ा सा गैप हमेशा रहना चाहिए। इसको पूरा का एकदम से आपको क्लोज नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। यहाँ पर वॉइस से कई बार आपको इसके सारे पार्ट के मेटल को पूछ लिया जाता है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि इसका स्पिंडल किस मटेरियल का बना होता है, तो ये बेसिकली हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हैंडल किस मटेरियल का बना होता है पूछ लिया जाए, तो हैंडल बना होता है आपका माइल्ड स्टील का। फिक्स जा, मूवेबल जा या बेस कास्ट आयरन का बना होता है। हार्ड जा या जॉ प्लेट जिसे कहते हैं, ये टूल स्टील का बना होता है। कई बार पूछा जाता है जो उसके जॉ प्लेट होती है, जॉस में किसके द्वारा कैसे जोड़ी जाती है, किस मैकेनिज्म के द्वारा, तो ये स्क्रू के द्वारा जोड़ी जाती है। और जो आपकी लेग वाइस होती है उसमें बेल्डिंग के द्वारा जोड़ी जाती है। तो ये कुछ पार्ट हो गए जो कि आपके पूछे जाते हैं। बॉक्स नट पूछा जाए तो बॉक्स नट ब्रोंज या फिर गन मेटल का बनाया जाता है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट होता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपका कोई फीडबैक है इम्प्रूवमेंट के लिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, कई सारे एग्जाम की पीडीएफ पा सकते हैं। साथ ही साथ रेगुलर अपडेट भी वहाँ पर और सारी चीज़ों की मिलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद।